नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो वॉर ऑफ स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भोजपुर क्षेत्र का चुनावी सर्वे। भोजपुर क्षेत्र जो मगध और शाहबाद बेल्ट का हिस्सा है, जिसकी पहचान मजबूत राजनीतिक प्रभाव वाले इलाके के रूप में होती है। इस क्षेत्र में कुल 7 जिले शामिल है और कुल 46 विधानसभा सीटें आती है। तो आज भोजपुर, कैमूर, रोहतास, बक्सर, सारण और गोपालगंज का चुनावी सर्वे आपको बताएंगे। अहम बात यह है कि भोजपुर का क्षेत्र न केवल 7 जिले और 46 सीटों का राजनीतिक इलाका है, बल्कि यह एक ऐसा राजनीतिक मैदान है जहां जीत हार को सिर्फ संख्या से नहीं, बल्कि सामाजिक धारा, क्षेत्रीय पहचान और गठबंधन रणनीति तय करती है। तो इस बार का गणित आपको समझाएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, भोजपुर का इलाका जहां पे एनडीए बिल्कुल भी मजबूत नजर नहीं आती थी, लेकिन इस बार क्या कुछ बदलाव आप देख रहे हैं? देखिए, ये जो शाहबाद है, जो इलाका जहां भोजपुरी बोली जाती है, ये इलाका जो समझ गया उसको एहसास हो जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। पिछली बार एक तरीके से क्लीन स्वीप हुआ था आरजेडी और महागठबंधन के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी की सबसे जो हालत खराब हुई वो इसी इलाके में हुई। तो अब अगर भारतीय जनता पार्टी इस इलाके में पछाड़ देती है तेजस्वी यादव को, महागठबंधन को, तो जो हम आंकड़े कह रहे हैं वो आंकड़े आ जाएंगे, 155 प्लस जाएगा। और अगर तेजस्वी वापस पिछली बार की तरह अपने किले को बचाने में कामयाब हो गए, तो इसका मतलब ये होगा कि पिछली बार जो थोड़ा सा टसल चला था, टफ, वो टफ चुनाव होगा। मैं इस इलाके में गया और इंडिविजुअली इन तमाम जितने डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, वहाँ मैं फिजिकली वहाँ जाकर के लोगों से बातचीत करके मैं वापस लौटा हूँ। और मैं आपको बता दूँ, तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ा झटका अगर लगने वाला है तो इस बार शाहबाद से लगने वाला मतलब कल हम जो सर कह रहे थे कि इस बार के विधानसभा चुनाव में एक ऐतिहासिक जीत होने वाली है, सारी सीटें यहीं से इकट्ठा करेगी क्या एनडीए? नहीं, ये स्थितियां जो बदली है, जैसे लालू प्रसाद यादव का यहीं का क्षेत्र है, ये गोपालगंज से ही आते हैं लालू प्रसाद यादव भी। सिवान में जहां शहाबुद्दीन राजद के बड़े स्तंभ हुआ करता था, बड़ा माफिया भी, गुंडा भी था, लेकिन इन पूरे क्षेत्रों में जहां सिवान, गोपालगंज, बक्सर, आरा का क्षेत्र से लेकर इधर कैमूर, भभुआ जिसको कहते हैं, और उधर सासाराम जिसे रोहतास जिला में आता है, ये सारे के सारे क्षेत्र जो थे उसमें सीपीआई एमएल के साथ आरजेडी का जो गठबंधन हुआ, कांग्रेस का कोई बड़ा प्रभाव नहीं रहा। जैसे कि बक्सर के क्षेत्र में देखिए, वहां पर महागठबंधन को सीटें मिली थी पिछली बार, सारी की सारी सीटें मिली थी, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस की औकात यही है कि उस बक्सर के क्षेत्र में रैली करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे जाते हैं और वहां के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है उसको सस्पेंड करना पड़ता है क्योंकि भीड़ ही नहीं जुटी। 5 लोग तो ये 5 लोग आए थे। तो जो स्थितियां बदली अभी पिछली बार, जैसे कि राजद और सीपीआईएमएल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई और सीपीएम का कोई बड़ा प्रभाव नहीं है, लेकिन सीपीआईएमएल का प्रभाव रहा और इन क्षेत्रों में इन दोनों को कॉम्बिनेशन का नतीजा सामने आया, क्योंकि पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी के साथ राजद का गठबंधन हुआ था। लेकिन इतने दिनों के बाद शायद लोगों को समझ में आ गया होगा कि वहां के विधायक जो कम्युनिस्ट पार्टी से आए, सीपीआईएमएल से आए, इन लोगों को लगा कि अचानक से ये ग्राउंड में छोटे मोटे काम करते 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 कार्यकर्ता होते हुए विधायक बने और उस क्षेत्र में जाकर दोबारा दर्शन नहीं दे रहे। काम की बात तो छोड़ दीजिए, 2-2 साल हो जाते हैं विधायक को देख नहीं पाता। लोगों के दिमाग में यही था कि ये जो पिछली बार का गठबंधन बना है, इस बार वो गठबंधन भी होता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस बार नीतीश कुमार और मोदी के साथ चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो लोगों ने जो बातें कही हैं उससे तो लगता है कि पिछली बार जो एनडीए की स्थिति यहां खराब थी उसके लिए स्टेट लीडरशिप भी जिम्मेदार रहा है और इन क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उससे पहले बक्सर में, यही बक्सर के अंदर
ये भारतीय जनता पार्टी का बेहतरीन परफॉर्मेंस रहता था, लोकसभा भी जीतते रहते थे, पिछली बार तो लोकसभा भी हार गए थे। तो जो स्थितियां बदली है वो कुछ समय के अंदर, और इसलिए अमित शाह ने जब कमान संभाला था तो अलग अलग रीजन में अलग अलग संगठन के लोगों को डिप्यूट किया कि वहां पर जाकर पता करो कि हमारी स्थिति और कैसे मजबूत हो सकती है, और उसका असर लोगों के दिमाग में दिखाई पड़ता हुआ। और अमित शाह का टारगेट भी वही रहता है कि जहां पे वो कमजोर रहते हैं वहां वो अपनी मजबूती बनाते हैं। तो ओवरऑल आपको सर्वे का आंकड़ा बताएंगे कि हमारा सर्वे क्या कह रहा है, लेकिन एक एक जिलों पर आपको डिटेल्स देते हैं। देखिए 46 सीटें हैं, नो डाउट इंपॉर्टेंट संख्या है, ज्यादा सीटें हैं, जिसमें कैमूर में 4 सीटें हैं। लेकिन पिछली बार एनडीए के हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन इस बार हम ये कह रहे हैं कि 2 सीटों की बढ़त यहां पे एनडीए को मिल सकती है। रोहतास में 60 सीटें, एनडीए के पास यहां पे भी कुछ नहीं था, हाथ खाली था, लेकिन इस बार 4 सीटों की बढ़त नजर आ रही है। बक्सर में बात करें तो यहां पे भी 4 सीटें, यहां पे भी एनडीए के हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन इस बार हम ये कह रहे हैं कि 2 की बढ़त हो सकती है। भोजपुर में 7, इस बार 2 की बढ़त। तो वहीं सारण में कुल 10, 1 की बढ़त बताई जा रही है। और सिवान की बात करें तो 8 सीटें हैं, जहां पे भी 1 की बढ़त, और गोपालगंज में यथास्थिति बरकरार है। सर, बहुत लगता है कड़ी मेहनत इन क्षेत्रों में अमित शाह ने की होगी, तभी ये सर्वे और ये आंकड़े बता रहे हैं कि एक बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पे इस क्षेत्र में होने जा रहा है। होने जा नहीं रहा है, ऑलरेडी हो चुका है। आपने सबसे पहले कैमूर की बात की कि कैमूर में 4 सीटें थी, 4-0 से बीजेपी हार गई। अब इस चीज़ को समझिए कि ये वो इलाका है जो यूपी से सटा हुआ है, यहाँ बीएसपी भी खेल खराब करती है, दोनों ही साइड को जो है नुकसान पहुंचता है, बीएसपी इतना ज़्यादा वोट लेकर के आ जाती है। अब कैमूर की अगर हम बात करें, मैं 2 डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको फौरन बताऊंगा जो जहां 0-0 हुआ, रोहतास और कैमूर। कैमूर की स्थिति क्या है? रामगढ़ से सुधाकर सिंह जीते, वो जगदा बाबू के बेटे हैं, अब वो एमपी बन गए। दिक्कत क्या हुआ कि जो बाईपोल हुआ, बीजेपी जीत गई, मतलब माहौल बदल गया। बाकी के 3 सीट बचे, तो मोहनिया से संगीता कुमारी जीती, किससे? आरजेडी से। चुनाव से पहले वो बीजेपी में आ गई, वो बीजेपी स्विच कर रही है, मतलब जो ग्राउंड का जो लीडर है उसको मालूम होता है जमीनी हकीकत क्या है, वो आ गई बीजेपी में। फिर भभुआ के अंदर ये भरत बिंद, बड़े सोबर किस्म सीधे साधे व्यक्ति, मैं तो जाकर के मिला था, वो कहां से थे? वो भी आरजेडी से बीजेपी में आ गए। मोदी कर रहे हैं कि भाई क्यों भाई? हमने पूछा भाई क्यों चेंज किया आपने? आरजेडी तो यहां से तो पूरा का पूरा इलाका आरजेडी का है। उसने कहा कि नहीं, ये जो योजना सब जो पहुंचा है ना, हम लोग अपने ही गांव में जाते हैं, अपने ही में जाते हैं, सब लोग बोलता है तुम लोगों से कुछ होता नहीं है, सब तो मोदी कर रहा है। ये 3 सीट की कहानी हो गई। 4थी सीट की कहानी सुनिए। ये दरअसल अभी माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं जमा खान, ये चैनपुर, ये लड़े बीएसपी से, जीत गए और वो जेडीयू में आ गए। आप समझिए, जहां 4-0 था, आज की परिस्थिति ये है कि चुनाव से पहले 4-0 अगेंस्ट में है आरजेडी से। जो लोग जिताए आरजेडी को, अब ये सारे लोग चले गए इधर। रोहतास पे आते, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि लोग बोलते कि भाई ये आंकड़ा कहां से आएगा, कैसे आएगा। रोहतास में 7-0 की जो 7-0 की कहानी है, 7-0 की कहानी ये है कि जो पहला जो कंस्टिट्यूएंसी है चिनारी में क्या हुआ? आरजेडी जीती। जीतने वाले कौन थे? मुरारी प्रसाद गौतम, वो भी आ गए इधर, अब वो बीजेपी में आ गए। तो जो कैमूर में हो रहा है सब एक ही इलाका है, वो भाग करके आ गए इधर। दूसरी जगह सासाराम शहर है, मैं गारंटी बता सकता हूं कि वो व्यक्ति जीतेगा नहीं, आरजेडी का है, जीतेगा ही नहीं, सवाल ही नहीं है। लोग जो है उसके नाम पे जो है आरजेडी के लोग वो ये कह रहे हैं कि अगर ये खड़ा हुआ तो हम वोट नहीं करेंगे। यादव लोग कह रहे हैं, ये एंटी इनकम्बेंट, वहां पे माहौल इस तरीके से बदल रहा है। अब आरजेडी तो जीती, महागठबंधन में वहां पे जेडीयू को लड़ाया गया था, 46% वोट पाई थी ये आरजेडी, 31% जेडीयू को मिला, 18% जो है वो चिराग पासवान अपने बंगले में लेकर के चले गए। मतलब ज्वाइंट फोर्स होगा तो ये अच्छा। एक चीज और ध्यान रखिए, आरएलएसपी जो है वो कुशवाहा की पार्टी भी पिछली बार अगेंस्ट में थी। ये सब वो इलाका है जहां कुशवाहा वोटर्स भी हैं और जो
एनडीए की बढ़त को, जो आप 70 जो संख्या आप बता रहे, अभी आप चौंक जाएंगे जब इस पूरे इलाके का भोजपुर का फाइनल टैली पूजा जी जब आपको बताएंगी। इसी तरीके से आप देखिए करगहर में जेडीयू वहां पे जीती, जेडीयू हारी, लेकिन वोट जो जीता आरजेडी वो 30% वोट ला करके 28% वोट मिला जेडीयू को और 24% वोट बीएसपी खा गई। और ये करगहर बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वीआईपी सीट बनने वाला है। प्रशांत किशोर का घर है ये। प्रशांत किशोर ने घोषणा की है कि वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं प्रशांत किशोर का क्या होगा, मैं बता देता हूँ। ये अपना होम क्षेत्र है, यहाँ पे भी उसको 10% से ज़्यादा वोट नहीं मिलने वाला है, लोग उसके खिलाफ हैं वहाँ पे भी। तो ये सारी चीज़ें इसी तरीके से नोखा के अंदर भी जहाँ जहाँ ये जो इलाका है, पिछली बार 7-0 इसलिए हुआ क्योंकि हर जगह जेडीयू को ज़्यादा सीटें दी गई और जेडीयू को जो सीटें दी गई उसमें एलजेपी चिराग पासवान ने जो डेंट किया, उस वजह से ये आंकड़े दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि देयर इज नो डाउट कि ये जो जगह है वहाँ पे आरजेडी का बहुत बुरा हाल होगा। पिछली बार जो लोग जीते हैं, और दूसरा सीपीआई एमएल, राजीव ने बिल्कुल सही कहा कि उसके जो एमएलए जो थे, इन लोगों ने कभी कोई काम ही नहीं किया और एंटी इनकम्बेंसी ये जो लोकल एमएलए के खिलाफ है, यहाँ पे वो साफ साफ पूरा हाल नजर आ क्या है, रहा ये तो पूरा सुपड़ा साफ ही नजर आ रहा है बिल्कुल सुपड़ा आरजेडी साफ का। होगा। सर, क्या वो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है जिसको देख के या समझ में आ रहा है कि इस वजह से इतना बड़ा बदलाव इस इलाके में हो रहा है? देखिए, ये भोजपुर रीजन का जो क्षेत्र है, हाँ। वो दो पार्ट में देख सकते हैं। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने जिन क्षेत्रों की बात की, कैमूर सासाराम का क्षेत्र, और दूसरी तरफ वो सिवान और गोपालगंज का क्षेत्र। गोपालगंज से लालू प्रसाद यादव आते हैं, सिवान से पहले भी राजद का होल्ड रहा था, लेकिन गोपालगंज में पिछली बार से ही लालू प्रसाद यादव की पकड़ थोड़ी ढीली हो गई थी और इसीलिए वहां महागठबंधन कम सीटें जीत पाई थी। पिछली बार भी 4 सीटें जो जीती थी वो एनडीए जीती थी और 2 सीटें ही महागठबंधन को मिली थी। इस बार भी वो स्थिति बरकरार रहेगी, आरजेडी को 2 सीटें मिलेगी, लेकिन फिर भी सिवान और गोपालगंज का क्षेत्र का फैक्टर अलग है और वो जो तेजस्वी यादव और लालू यादव, ये दोनों के बीच झूल रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के समय में उन क्षेत्रों में लालू प्रसाद यादव का आना जाना और उनका कनेक्शन बहुत बेहतर था। तेजस्वी यादव पटना से उस क्षेत्र में नहीं जाते, ये ज्यादा सीमांचल में जाते हैं, मिथिलांचल में जाते हैं और अपने क्षेत्र को ही छोड़ रखा है। और इस बार जो फैक्टर चल रहा है इन दोनों क्षेत्रों में, वो भारतीय जनता पार्टी आरा से बढ़ते हुए सिवान और गोपालगंज तक पहुंची है। इन क्षेत्रों में इसने इतना काम किया है जिसके कारण यहां की स्थितियां बदली। और जो सासाराम का क्षेत्र है, जहां पर अभी कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी, भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं और एक किसान समृद्धि योजना जो चली थी प्रधानमंत्री मोदी की, वो धान का कटोरा बोला जाता है। उन क्षेत्रों में फसल अच्छी होती है, नहर का इलाका है, लेकिन उन क्षेत्रों में जो मिडिल फार्मर्स थे, जो छोटे रकबा वाले किसान थे, उन लोगों ने लगातार जो किसान सम्मान निधि का पैसा उनके खातों में आया है, उससे भी एक नया बदलाव दिखाई पड़ रहा है। मतलब आपने जाना और समझा कि क्या वो लोकल पैरामीटर है, कैसे फैक्टर इंपॉर्टेंट इस बार के चुनाव में है, जिस वजह से ये इतना बड़ा बदलाव दिख रहा है। जहां पे एनडीए का कोई भी दम नजर नहीं आ रहा था, पर यहाँ पे अब महागठबंधन का ही दम निकलता नजर आ रहा है। तो ओवरऑल आपको बता देते हैं, भोजपुर क्षेत्र जहां पे 46 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें एनडीए को इस बार हमारे सर्वे के मुताबिक, कैपिटल टीवी के सर्वे के मुताबिक 26 सीटें और महागठबंधन को 20 सीटें मिलने की उम्मीद है। मतलब बहुत बड़ा झटका लगने वाला है तेजस्वी यादव को। देखिए, ये तो 12 सीटों का नुकसान आप दिखा रही हैं, हाँ। सिर्फ इस इलाके में। ये और भी ज्यादा बड़ा खतरा है क्योंकि ये जो 20 सीटें भी जो आ रही है, उसमें से 7-8 सीटें ऐसी है जो टच एंड गो है। कारण मैं बता दूं कि जिस हिसाब से ये जीविका दीदी और ये जो 10,000 रुपए जो बैंक में ट्रांसफर हुए हैं, मैं इसी इलाके में देहरी पड़ता है, देहरी में मैं था, एक मंदिर में गांव की कम से कम 500 महिलाएं ये जीविका दीदी वाला फॉर्म भर रही थी। सबको 10,000 रुपये मिल गया, सबको 10,000 रुपये मिल गए। तो आप ये समझिए कि अगर ये हाल भोजपुर के इस इलाके में, शाहबाद भोजपुर के इलाके में, अगर आरजेडी अगर लूज कर रही है,
जहां हमने कल डिस्कस किया था चंपारण के इलाकों के बारे में, वहां जो बीजेपी का जो स्ट्रांग होल्ड है उसको वो मेंटेन कर रही है, लेकिन जहां आरजेडी महागठबंधन का स्ट्रांग होल्ड है वो लूज आउट कर रही है, तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि ये चुनाव बिल्कुल वन साइडेड होने वाला है। बिल्कुल। और सर, जिस तरह से मनीष सर ने और आपने समझाया कि इस पूरे इलाके में एक फैक्टर ये भी समझ में आ रहा है कि टिकट वितरण क्या होता है। महागठबंधन में तो टिकट वितरण को लेकर कुछ साफ तस्वीर नहीं नजर आ रही है, तो अगर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में कोई मिस्टेक्स अगर महागठबंधन करता है तो ये आंकड़े तो और बढ़ जाएंगे। देखिए, जिस तरीके से महागठबंधन अभी चल रहा हाँ। है और अभी कम्युनिस्ट पार्टियों में जो चर्चा चल रही है और सीपीआईएमएल जो डिमांड कर रहा है, अगर ये गठबंधन थोड़ा सा भी दरका और सीपीआईएमएल के कुछ उम्मीदवारों को लेकर, कुछ सीटों को लेकर अगर टकराव शुरू हुआ तो उसके बाद ये आंकड़े और भी बदल जाएंगे। और कांग्रेस तो इन क्षेत्रों में, सासाराम एक ऐसा जगह है जहां पर उनका ठीक ठाक एक पकड़ रही थी और पहले से थी, क्योंकि जगजीवन राम का क्षेत्र रहा और उसके बाद मीरा कुमार भी रही। वो क्षेत्र ऐसे ही कांग्रेस के थोड़े बेहतर परफॉर्मेंस वाला रहा है और इसीलिए उन्हीं क्षेत्रों से राहुल गांधी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष भी चुना है। वहां पर कांग्रेस की जीत भी हुई थी लोकसभा में। तो उन क्षेत्रों में कांग्रेस जो सोच रही है कि अभी हम दलित कॉम्बिनेशन अपने साथ रखेंगे, वो इस बार बिखरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जैसा जीविका की बात डॉक्टर साहब ने की, जीविका का नेटवर्क इतना बड़ा हो गया है और ये ऐसा सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो महिलाओं को इंपावर्ड कर रहा है और उन लोगों को लग रहा है कि हमारे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। हमें गांव के उन बड़े लोगों से, जो बड़े लोग कहते हैं ये लोग, कि बड़े लोगों से कर्ज नहीं लेना पड़ता कि 2,000 रुपये 5,000 रुपये की जरूरत पड़ गई, किसी की बीमारी में इलाज करवाना है तो उसके लिए पहुंच गए दरवाजे पर, 4% इंटरेस्ट पर पैसा लेकर आए। वो सारी समस्याएं जीविका ने खत्म कर दी है। रोजगार तो बात की चीज है। तो इसलिए अभी और स्थितियां बदल सकती है। ये तो प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर भी निर्भर करता है कि इस क्षेत्र में उनकी कितनी रैलियां होगी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो भोजपुर समेत आसपास के जिलों में राजनीतिक हवा स्पष्ट रूप से एनडीए की ओर झुकती दिखाई दे रही है। विकास, जाति संकल्पना, गठबंधन रणनीति और जनता के बीच योजनाओं की स्वीकृति, सभी मिलकर एनडीए की स्थिति को मजबूती देने में लगे हुए हैं। यहां भी तेजस्वी कांग्रेस को बड़ा झटका लगने वाला है और हम अपने अगले कार्यक्रम में बताएंगे कि मिथिलांचल सीमांचल में भी क्या हमारा सर्वे कह रहा है। तो देखते रहिएगा हमारा कार्यक्रम और आपकी भी क्या कुछ राय है बिहार चुनाव को लेकर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।